हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दोस्त साहू। मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1922 से 23 ईस्वी में की गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में दिया गया है, सिंधु घाटी में प्रथम खुदाई में कौन से प्राचीन नगर मिले थे? तो हमें केवल 2 नगर मिले थे, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में दिया गया है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो यानी जिसको कहते हैं मोइनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इसको कहते हैं मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला यानी मजबूत व्यक्ति होते हैं, उनको एक ही जगह इकट्ठा एक जगह ये सारे मुर्दों को दफनाने जिसको बोला जाता है मुर्दों का टीला। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस पर दिया गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में प्रेजेंट में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हड़प्पा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी के जिले में स्थित है। पहले भारत देश में आते थे, लेकिन बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया मोहनजोदड़ो में मकान किस चीज़ के बने मिले थे? यानी जो पहले जो मकान बनाए जाते थे वो किस चीज़ के बनाए जाते थे? वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, सिंधु घाटी लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की सेवा करते थे। पशुपति शिव की सेवा करते थे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया, ऋग्वेद की रचनाओं की रचना किस नदी के किनारे की गई थी? सरस्वती नदी के किनारे की गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया, शाक्य गणतंत्र किस राज्य में फल फूल रहा था? जो केवल कपिलवस्तु में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? वैशाली। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया, महात्मा बुद्ध किस वंश के संबंधित हैं? महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे? शाक्य वंश। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया गया, किस भारतीय राजा ने वीरतापूर्वक सिकंदर का सामना किया था? पोरस, जिसको पुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का स्वागत करके सर्वप्रथम स्वयं ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? कौन थे जी? ऐसे थे एक लौते राजा जिनका नाम है आम्भिक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दिया गया है, सिकंदर से लोहा लेने वाले पुरुष का साम्राज्य की नदियों में इसके बीच स्थित था? तो जो था झेलम और चिनाब नदी के बीच। सिकंदर से लोहा लेने वाले पुरुष का साम्राज्य किन नदियों के बीच था? यानी 2 नदियों के बीच में फंसा हुआ था। वो थी झेलम और चिनाब, 2 नदी थी, इनके बीच में फंसा हुआ था। इसी पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, बुद्ध के उपदेशों में सर्वप्रथम संदर्भ ग्रंथ से कौन से हैं? जी हैं त्रिपिटक। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 16 को देखते हैं इसमें दिया गया है, महात्मा बुद्ध मगध के किस शासन के काल में मृत्यु को प्राप्त हुए थे? जो हुए थे अजातशत्रु को। महात्मा बुद्ध जो मगध के किस शासक के काल में मृत्यु को प्राप्त हुए थे? अजातशत्रु। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे दिया गया है, प्रांतीय राज्य अवंती की राजधानी का नाम बताइए? यह है उज्जैन। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, 18 पे दिया गया है, प्रथम बौद्ध परिषद की बैठक किस राजा के शासनकाल में संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, मौर्य वंश स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त को किस राजा को परास्त किया है? जो किया सम्राट धनानंद को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार में थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस के दिशा निर्देशन में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? चाणक्य और कौटिल्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, चंद्रगुप्त ने किस विदेशी आक्रमणकारी को परास्त कर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था? जो कर लिया था सेल्यूकस से।
सेल्यूकस की पुत्री से विवाह कर लिया था इसको प्राप्त करने के बाद। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया ग्रीक यात्री मेगास्थनीज के सम्राट के राज्य में भारत आया था। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट में ग्रीक यात्री मेगास्थनीज के सम्राट के राज्य में भारत आया था। इसको आया था ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य में। इसी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया वर्तमान अफगानिस्तान का महाभारत कालीन का नाम क्या था? गांधार। यानी पहले इसको किस नाम से जाना जाता है? जो वर्तमान अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसको पहले गांधार के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में दिया गया है सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजी गई सम्राट अशोक की पुत्री का नाम बताइए। ये थी संघमित्रा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजी गई सम्राट अशोक की पुत्री का नाम है संघमित्रा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने किस पुत्र को बाहर भेजा था? जिनका नाम था महेंद्र। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया मौर्य वंश के राज्य को किसने प्राप्त किया? तो मौर्य वंश के राज्य को पुष्यमित्र शुंग ने प्राप्त किया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था, बृहद्रथ। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है किस राजा के समय सांची स्तूप बनवाया गया था? जो भारत में सांची का स्तूप बनाया है वह किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था? वह अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे दिया गया नेपोलियन की तुलना भारतीय प्राचीन के किस सम्राट से की गई थी? दी गई थी समुद्रगुप्त से। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण किस शासक के काल को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी पहचाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। इसमें कहा गया है महान कवि कालिदास किस राजा के शासनकाल में थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्हीं के शासनकाल में थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है गुप्त वंश के उस राजा का नाम बताओ जिसने दक्षिण विजय का अभियान छेड़ा और जो प्रसिद्ध वादक भी था, वह था समुद्रगुप्त। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर दिया गया है उस हिंदू राजा का नाम बताओ जिसके राजमंडल के मंत्रियों को नवरत्न कहा जाता था। यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसमें 9 व्यक्ति थे, उनको 9 रत्नों की उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो राजमंडल 9 व्यक्ति थे उनको 9 रत्नों की प्राप्ति कही गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया किस प्राचीन हिंदू शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम पर थी? ये थी गुप्त काल में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच किस राजा का शासन रहा? यानी चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय इन दोनों के बीच किसका राजा? तो ये थे समुद्रगुप्त। इसके साथ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे दिया गया किस राजा के शासनकाल में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस राजा के किस शासन में कुतुब मीनार के पास लोहे का स्तंभ बना हुआ है? जो वो कुतुब मीनार तो किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे दिया गया गुप्त साम्राज्य का विनाश किसने किया? गुप्त साम्राज्य का विनाश हुणों ने किया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 में दिया गया शुंग वंश की नींव किसने रखी थी? शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र ने रखी थी।
इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज्य संभाला। इसके बाद है कण्व वंश ने राज्य संभाला। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कण्व वंश के संस्थापक का नाम बताओ, जो थे वासुदेव। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कनिष्ठ के राज्य वंश का नाम बताओ। कनिष्ठ के राज्य वंश का नाम था कुषाण। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है कनिष्ठ की राजधानी का नाम बताइए। कनिष्ठ की राजधानी का नाम है पुरुषपुर, यानी वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, वर्तमान में इसको पेशावर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर दिया गया बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष किस राजा के दरबार में थे, जो थे कनिष्ठ के दरबार में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर दिया गया सातवाहन कहाँ के शासक थे। सातवाहन वर्तमान में आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के साथ, यानी जो जहाँ पहले सातवाहन जहाँ के राजा थे उसको वर्तमान में आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर दिया गया बरहूड़ राजा मेहर कुल का राज किसने समाप्त किया था, तो ये किया था मालवा नरेश यशोवर्धन तथा मगध नरेश बालीदित्य ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे दिया गया है थानेश्वर तथा कन्नौज का राज संभालते समय हर्षवर्धन की आयु कितनी थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने 2 जगह का शासन संभाल लिया था। इसी के साथ दोस्तों आज मेरे 50 क्वेश्चन होने पर अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है हर्षवर्धन की नर्मदा से आगे दक्षिण की बजाय यात्रा को किसने रोका। ये लिखा है पुलकेशिन सेकंड ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है चीनी यात्री हुनेत सुंग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया किस विश्वविद्यालय ने हर्ष के साम्राज्य में प्रगति की है। ये की है नालंदा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है हुनेत सुंग के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक छठे वर्ष कहाँ पर अपना सर्वस्व दान कर देते थे। प्रयागराज के कुंभ पर्व में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने परास्त किया तथा मार डाला था। जीते पल्लव राजा नरसिंहवर्मन फर्स्ट। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है एलू का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। एलूदा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया असम का सबसे पुराना नाम क्या है। असम का सबसे पुराना नाम प्राग ज्योतिषपुर है असम का पुराना नाम। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है 58 में दिया गया है प्राग ज्योतिषपुर का क्या अर्थ है। प्राग ज्योतिष का अर्थ है प्राचीन ज्योतिष का नगर, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पुराने पूरे ज्योतिष व्यक्ति रहते थे जिसको प्राचीन ज्योतिष के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में असम के नाम से जाना जाने लगा है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है कामरूप के उस राजा का नाम बताओ जिसके शासनकाल में हैनसंग भारत आया था। ये आया था भास्कर वर्मन के शासनकाल में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किस राजा ने की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया किस राजा के शासन में पल्लव वंश का सर्वाधिक विकास हुआ था। ये हुआ था नरसिंह वर्मन का। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया पल्लव वंश का अंत किसने किया। पल्लव वंश का अंत किया चोर शासक अपराजित ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया पल्लव शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था। पल्लव शक्ति का केंद्र कांचीपुरम था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे दिया गया हुआ है 64 पे दिया गया चोल वंश की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ये थी उदयपुर।
यानी चोल वंश की सबसे बड़ी राजधानी, सबसे पहली राजधानी को यूर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें दिया गया भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम का नाम बताइए। ये थे मोहम्मद बिन कासिद। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया भारतवर्ष में, यानी भारतवर्ष के कौन से भाग में अरब देशों द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण हुए, जो भी थे सिंध प्रांत में। इसी के साथ दोस्तों पहले राज्यों के प्रांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इसमें दिया गया है किस फारसी विद्वान ने भारत को तहदी का स्वर्ग कहा था, जो कि कहा था किसने, अमीर खुसरो ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया भारत में तांबे के सिक्के सर्वप्रथम किस सुल्तान ने चलवाए थे। तो इल्तुतमिश, यानी जिसको अल्तमश के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया कौन सी प्राचीन जनजाति के नाम पर प्रदेश का नाम आसाम पड़ा। ये पड़ा है अहोम के नाम पर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया असम के इतिहास में स्वर्गदेव रुद्र सिंह का काल सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उसे क्या उपनाम दिया गया था, पूर्वोत्तर का शिवाजी के नाम से भी उसे जाना जाता था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है पाल वंश। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। आइए दोस्तों यहाँ पर आते हैं, हम लोग देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 में दिया गया हुआ है पाल वंश, यानी बंगाल में जिसको क्या बोला जाता है, पायतवन बंगाल में का संस्थापक कौन था, जो दिए थे गोपाल। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया पाल वंश में सर्वोत्कृष्ट शासक कौन था, जो थे धर्मपाल। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इसमें दिया गया मगध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राजा ने स्थापित किया था, ये किया था धर्मपाल ने। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 74 क्वेश्चन में दिया गया है सेन वंश यानी बंगाल में संस्थापक का नाम बताइए। जी है सामंत सेन। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 75 में दिया गया है सेन वंश के सर्वोत्कृष्ट शासक का नाम बताइए, जे थे विजय सेन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया सेन वंश के अंतिम शासक का नाम, ये थे लक्ष्मण सेन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 ने दिया महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर दिया गया सोमनाथ की ओर बढ़ रहे महमूद गजनबी को रोकने के लिए किस राजस्थानी वीर ने अपूर्व संग्राम किया था, जीत किया था घोगा बापा ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया सोमनाथ के पवित्र मंदिर पर किस विदेशी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने ही इसी मंदिर पर आक्रमण किया था सबसे पहले। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर दिया गया तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर दिया गया पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार परास्त किया। तो ये किया था 16 बार, यानी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार परास्त किया था, ये किया था 16 बार। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको हराया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया पृथ्वीराज चौहान की अस्थियाँ कहाँ रखी गई थी। अफगानिस्तान में रखी गई थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देखिए वर्तमान में अफगानिस्तान से संबंधित एक नई सूचना इस समय चल रही है कि तालिबान और अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है, जिसमें तालिबान ने अफगानिस्तान पर विजय पा ली और कई राज्यों पर कब्जा कर लिया है। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं,
इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है किस भारतीय राजा ने मोहम्मद गौरी को प्रथम पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए उसकी सहायता की थी। ये थी जयचंद कन्नौज का गढ़वाल शासक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया दास वंश या गुलाम वंश की नींव भारतवर्ष में किसने रखी थी? तो ये रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया गुलाम वंश के किस राजा को दरवेश राजा कहा जाता है? कहा जाता है नसीरुद्दीन महमूद को। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया भारत में सूफी मत के संस्थापक कौन थे? ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया भारत में प्रचलित हो गए प्रमुख सूफी सिलसिले संप्रदाय कौन से थे? वो थे चिश्तिया, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी, फिरदौस। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है गुलाम वंश का अंत किसने किया था? गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 90 पर और देखते हैं इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें दिया गया दिल्ली सल्तनत के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया था? कुल 5 राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। जिनका नाम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश। इन 5 वंश ने दिल्ली पर अपना राजत्व जमाया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया बेगम किस वंश से थी? ये गुलाम वंश से थी जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में दिया गया खिलजी वंश में कितने शासकों ने राज किया? कुल मात्र 3 शासकों ने राज किया जिसका नाम है जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी तथा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है तुगलक वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तुगलक वंश के संस्थापक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में दिया तैमूर लंग के आक्रमण के समय भारत का कौन सा राजा था? ये था सुल्तान महमूद तुगलक। कौन सा राजा था? सुल्तान महमूद तुगलक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है सैयद वंश के संस्थापक का नाम बताइए। सैयद वंश के संस्थापक का नाम है खिजर खां। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया लोधी वंश के संस्थापक का नाम बताइए। लोधी वंश के संस्थापक का नाम है बहलोद लोधी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया दक्षिण के हिंदू राजाओं के खिलाफ पहला मुस्लिम हमला किस सुल्तान ने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के विरुद्ध में अपना पहला आक्रमण किया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में दिया किस शासक के दरबार में इब्न बतूता भारत आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी हरिहर तथा बुक्का राय। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आते हैं 100 पे देखते हैं। इस पर दिया गया विजयनगर साम्राज्य के सुप्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ये थे कृष्णदेव राय। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 1। इस पर दिया गया भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन ने की जो अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 102 में दिया गया है पांड्य राज्य का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? यह मदुरई। कहाँ है? मदुरई है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। इस पर दिया गया श्रवण बेलगोला में प्रसिद्ध जैन प्रतिमा गोमतेश्वर की स्थापना किस राजवंश के समय में हुई थी? ये थी गंग के राजवंश में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। इस पर दिया गया मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? एक ही बाबर ने। 105 क्वेश्चन नंबर दिया गया मुगल शासकों में एक बार राज्य खोने के बाद दोबारा गद्दी पर कौन बैठा? ये हुमायूं थी जिसने पहले पूरा राज्य खो दिया था, इसके बाद दोबारा जीत के फिर से गद्दी पा ली। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया है हिंदियों पर
सी जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? ये किया था अकबर ने। इसी के दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में दिया गया अकबर के नवरत्नों में से कौन ब्रह्मदास उपनाम से कविता करता था? ये बीरबल करते थे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। इस पे दिया गया है वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक यानी जो जीटी रोड है के नाम से प्रसिद्ध राजमार्ग के मध्य काल किसके शासककाल ने पुनर्विकसित किया था? ये किया था शेरशाह सूरी ने, जिसको वर्तमान में भी सबसे बड़े रोड के नाम से, सबसे लंबी रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे दिया गया आगरा फतेहपुर सीकरी इलाहाबाद यानी जिसको प्रयागराज कहा जाता था, वह लाहौर के किले किसने बनवाए थे? अकबर ने बनवाए थे। कौन कौन से हैं देखिएगा, आगरा है, फतेहपुर है, सीकरी है, इलाहाबाद है जिसको प्रयाग कहा जाता है, वह लाहौर के किले अकबर ने बनवाए थे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इस पर दिया गया दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? ये अकबर थे। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं यह दिया गया है एक क्वेश्चन नंबर 111 है। इस पर कहा गया है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी जिसको वर्तमान में आगरा के नाम से जाना जाता है, वहाँ स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ आपको सीखने को भी मिला हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।